क्या है सच? काल भैरव मंदिर को इस हालत में देख चेतन भौंचक्का रह गया। जो मंदिर सदियों पुरानी लगती थी वो अचानक ही चमचमा रही थी। और तो और जिस मंदिर में रात के समय जाना मना था वहां रात को भगवान की आरती हो रही थी। चेतन का दिमाग शून्य हो रहा था। उसके मन में हजार सवाल थे जिसका जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। तभी चेतन की नजर काल भैरव मंदिर के पीछे थोड़ी दूर पर स्थित एक हवेली पर पड़ी जिसमें जल रही मशालें और दिए चेतन का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। वो मंदिर की सीढ़ियों से उतरा और हवेली की तरफ बढ़ा। चेतन ने हवेली को देखते हुए खुद से पूछा, फूलपुर गांव में काल भैरव मंदिर के ठीक पीछे ऐसी ही जगह पर वो खंडहर नुमा हवेली भी है जहां मैं कुछ देर पहले खड़ा था। चेतन हवेली को देखते हुए सोचे जा रहा था, लेकिन वो तो खंडहर था, फिर ठीक उसी जगह पर ये जगमगाती हुई हवेली कैसे हो सकती है? पर मंदिर तो ये फूलपुर वाला काल भैरव ही है और मंदिर के ठीक पीछे ही वो खंडहर भी है जो किसी हवेली का अवशेष लगता है। अगर काल भैरव मंदिर नया और जगमग लग रहा है, क्या ये चमचमाती हुई हवेली भी वही खंडहर वाली हवेली है? ये कैसे हो सकता है? चेतन के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। चेतन हवेली के नजदीक पहुंचा तो हवेली के चारों ओर जलती मशालों से फैले उजाले में हवेली के अंदर बाहर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पहरेदारों से दिखाई देने लगे। पहरेदारों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो इस जमाने के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। धोती और कमर तक के कुर्ते जैसे कपड़ों में उन पहरेदारों के हाथों में बंदूक की जगह तलवारें और भाले थे। जो कुछ भी चेतन देख रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो हवेली को पास से देखना चाहता था और पास से तो हवेली और ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। चेतन के मन में इस वक्त कई शंकाएं जन्म ले रही थी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ उससे मुझे ये लगने लगा है कि शायद मैं किसी और सदी में आ चुका हूँ। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मैं वाकई वक्त में पीछे आ चुका हूँ जिस तरह फिल्मों में टाइम ट्रैवल दिखाते हैं? मैं जो सोच रहा हूँ वो पागलपन भी हो सकता है मेरा, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। अपने सवालों के जवाब के लिए चेतन ने हवेली के भीतर जाने का फैसला लिया। चेतन इसी इंतजार में कुछ देर छिपकर बैठा रहा कि जैसे ही पहरेदारों का ध्यान दरवाजे से हटेगा वो अंदर चला जाएगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिर उसे मौका मिल ही गया। वो किसी तरह अंदर पहुंच गया। जब उसके कदम अंदर पड़े तो हवेली के अंदर का माहौल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से अनायास ही निकला, वाह क्या जगह है ये! सफेद और काले पत्थरों से बना बेहद शानदार फर्श जो शतरंज के बोर्ड के जैसा नजर आ रहा था। बेहद आलीशान झूमर जिस पर उजाले के लिए दीपक लगाए गए थे। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, दीवारों पर लगी तलवारों की जोड़ियां, आसपास लगे बड़े बड़े तख्त, फर्श पर फैली लाल रंग की कालीन उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। ये सारी चीजें उस हवेली के आभूषण समान थी। हवेली में सेवक और सेविकाएं, साथ ही कुछ लोग यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आ रहे थे। उनमें से कुछ की नजर चेतन पर पड़ गई। वो लोग उसे अनजान नजरों से घूरते हुए निकल रहे थे क्योंकि चेतन उनके बीच अलग नजर आ रहा था। सभी लोगों के मुकाबले चेतन के पहनावा बिल्कुल ही अलग था। कोई देखते ही कह सकता था कि चेतन उस जगह से नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर चेतन के दिमाग में ख्याल आया, मुझे सावधान रहना होगा। अगर फिर किसी की नजर मुझ पर पड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है। सोचते हुए चेतन सभी से नजर बचाता हुआ एक कमरे तक जा पहुंचा। कमरे में मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। वो हल्के कदमों से अंदर की ओर बढ़ा। तभी उसे किसी की बातें करने की आवाज सुनाई दी। चेतन देखने की कोशिश करने लगा। कमरा काफी बड़ा था जिसकी सजावट एक सुगंधित फूलों से और दिए से की गई थी। कमरे में चारों तरफ पर्दे ही पर्दे थे जो एक तरह के झीने कपड़े से बने हुए थे जिनमें से आर पार देखा जा सकता था। चेतन एक पर्दे के बेहद करीब जा खड़ा हुआ। जब उसने जालीनुमा पर्दे से झांका तो पाया कि एक बहुत बड़ा गोल पलंग कमरे के बीच में पड़ा है और एक आदमी उस पर बैठा है जिसका पहनावा वर्तमान समय से बिल्कुल ही अलग था। धोती, लंबा सिल्क का कुर्ता, सिर पर पगड़ी, गले में चमचमाता हुआ बेशकीमती हार, हाथों में अंगूठियां और मुंह में पान। उसके अमीर होने के सबूत थे।
अचानक ही वो आदमी बोला, जल्दी करो, मेरे निकट आओ। इस आवाज के उत्तर में कमरे में एक और आवाज आई, जरा कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए। आवाज किसी महिला की थी, लेकिन चेतन को महिला नजर नहीं आई। कुछ पल बाद ही वो महिला पलंग पर बैठे आदमी की ओर आने लगी। छन छन करती उसकी पायलों की आवाज से चेतन सचेत हो गया और वो पर्दे के बिल्कुल करीब आकर उसे देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि एक लड़की, जिसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर लाल रंग के दुपट्टे जैसे किसी कपड़े को बांधा हुआ था और कमर से नीचे गले में पहना वो बेशकीमती हार उस लड़की के गले में डाल दिया और अपनी जेब से एक लाल रंग की पोटली निकाल वहां रखा और कमरे से चला गया। लड़की अब भी पलंग पर लेटी थी। चेतन ने एक बार पर्दे से झांकने की कोशिश की, तब उसने पाया कि वो आदमी वहां से जा चुका था और वो लड़की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। कुछ ही पल बाद वो लड़की अपने कपड़े पहनकर पलंग से उठी और आईने के सामने जाकर अपने बालों को ठीक करने लगी। चेतन अब भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी वो लड़की पीछे की ओर पलटी और जैसे ही चेतन ने उसका चेहरा देखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो एक गहरे अचंभे में चला गया। चेतन ने लगभग हकलाते हुए आश्चर्य भरी धीमी आवाज में बोला, खूनी वधू, ये कैसे पॉसिबल है? वो खुद से सवाल करते हुए मन ही मन बोला, जिसे मैंने स्टेशन पर देखा, गर्भगृह में देखा और जिसे लोग मरा हुआ मानते हैं, वो जिंदा कैसे है? आखिर ये कैसे हो सकता है? वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पहले अचानक मुझे अजनबी मिलता है, उससे मिलते ही दिन में रात हो जाती है। खंडर हो चुकी हवेली सुंदर दिखती है। रात को हमेशा से बंद रहने वाले मंदिर में रात को पूजा होती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर मैं कहाँ हूँ? समझ नहीं आ रहा। चेतन अपने सवालों में उलझा हुआ था। तभी कमरे में एक सेवक आया और दरवाजे पर खड़े होकर ही बोला, देवी, हर्षवर्धन जी पधारे हैं, अंदर आने की अनुमति चाहते हैं, क्या उन्हें आने दिया जाए? अपने कपड़े ठीक करती वो लड़की बोली, ठीक है, उन्हें भेजिए अंदर। चेतन अब भी पर्दे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। साथ ही वो परिस्थिति को भांप गया था कि वहां क्या चल रहा है। एक आदमी का जाना, फिर दूसरे आदमी का आ जाना, ये बता रहा था कि वो लड़की किस तरह के पेशे में थी। चेतन ने सेवक के बताए हुए उस आदमी हर्षवर्धन के आने तक का वेट करने का सोचा। तभी कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। करीब 24-25 के आसपास के उस लड़के ने
शरीर के ऊपरी हिस्से पर केवल एक पतले कपड़े को कंधे से लेकर कमर तक तिरछे डाला हुआ था और नीचे एक धोती पहनी हुई थी और सिर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी। साइड से देखने पर वो लड़का गठीले बदन का लग रहा था। तभी वो लड़का हर्षवर्धन उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ तो चेतन को उसका चेहरा दिखाई दिया। हर्षवर्धन का चेहरा देख पल भर के लिए चेतन के पैर लड़खड़ा गए। उसे एक गहरा झटका लगा था। अब तक के सभी आश्चर्यों में से ये उसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि जो आदमी वहां खड़ा था और जिसका नाम हर्षवर्धन था, उसकी शक्ल बिल्कुल चेतन की शक्ल जैसी थी। चेतन को लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह से हिल गई हो। वो बस सोचे ही जा रहा था कि सामने जो इंसान खड़ा है उसकी शक्ल चेतन की शक्ल से इतनी कैसे मिल सकती है। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही समय में एक शक्ल के दो इंसान हो। चेतन के मन में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं वहां कैसे हो सकता हूँ? मैं तो यहाँ हूँ। क्या वो मेरा हमशक्ल है? ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ये हो क्या रहा है? चेतन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान उन दोनों पर गया। एक बार फिर वो लड़का उस लड़की के करीब आ रहा था। ये देखकर चेतन को समझते देर नहीं लगी कि वो लड़का हर्षवर्धन, जिसकी शक्ल हूबहू चेतन से मिलती है, वो वहां उस लड़की के पास किस मकसद से आया होगा। चेतन आत्मग्लानि और शर्म से भर गया। उसे अब अपने अस्तित्व पर शक होने लगा था। ये जरूर मेरा हमशक्ल है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? और अगर ये मेरा पास्ट भी है तो भी मैं पास्ट में इतना घटिया इंसान नहीं हो सकता। आखिर ऐसी जगहों से भी मेरा संबंध कैसे हो सकता है? मैंने कभी किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखा, पर ये तो। चेतन बुरी तरह से खुद में उलझ चुका था। अपने सामने अपने ही शक्ल के इंसान को देख चेतन हैरान था। तभी वो आदमी उस लड़की की तरफ मुड़ा तो उसकी पीठ चेतन की तरफ आ जाने से चेतन ने जो देखा उसे देख उसके मुंह से निकला, ये कैसे? ये तो बिल्कुल मेरे निशान के जैसा है। यानी कि ये ना सिर्फ मेरी शक्ल का है बल्कि इसका मार्क भी मेरे बर्थ मार्क से मिलता है। आखिर कौन है ये आदमी जो दिखता है हूबहू चेतन की तरह? क्या है हवेली के भीतर का राज? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।